गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं अखिल और स्वागत करता हूं आपका संस्कार शिविर डे 4 में। आज 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है और इस साल 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में और ये एक इनिशिएटिव लिया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। यूएन में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि 2015 से 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के नाम से घोषित किया जाए। तब से आज तक हम इसको इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं और इनफैक्ट हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। इसका रीज़न सिर्फ एक ही था, वो ये था कि हम लोग जो इंडिया का बहुत पुराना ट्रेडिशन है, कम से कम 5000 साल पुराना ट्रेडिशन था योगा, उसको एक वर्ल्ड लेवल पे मान्यता दिला सकें, इनफैक्ट अवेयरनेस फैला सकें कि योगा एक ऐसा टूल है जो किसी भी एज ग्रुप को नहीं रोकता और सबके लिए एक बेनिफिशियल टूल है अपनी बॉडी को और अपने माइंड को शांत करने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए। ओके, तो शुरू करते हैं वार्म अप से। आप लोग सब खड़े हो जाइए, जो भी कर रहे हैं मेरे साथ, जल्दी जल्दी, बच्चे और बड़े सब खड़े हो जाइए और हम शुरू करेंगे जल्दी से। पैरों को थोड़ा सा दूर करेंगे, हाथ खोलेंगे और नीचे अपने दोनों पैरों के उंगलियों को टच करने की कोशिश करेंगे, लाइक दिस। 1 and 2, 1 and 2। हाथ पूरा सीधा रहेगा। अगर मैं नीचे झुकूंगा तो मेरा हाथ भी, दोनों हाथ पूरे सीधे रहेंगे। 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, 10 तक बहुत है। नेक्स्ट हम करने की कोशिश करेंगे 1, 2, 3, 4। सीधे खड़े रहेंगे ऐसे और जंप करते हुए 1, 2, 3, 4। कम ऑन। बच्चों को तो करना ही चाहिए, बच्चे मेरे साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वापस से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नाउ पैरों को रखेंगे वापस से चौड़ा, हाथ सीधे। अब घूमेंगे पीछे की तरफ। 1, 2, 3, 4। जरूरत से ज्यादा नहीं घूमना है, खुद को बैलेंस नहीं बिगाड़ना है और नुकसान भी नहीं पहुंचाना है। लेफ्ट एंड राइट। ओके, अब अपने पैरों को थोड़ा सा पास लेके आएंगे और लेफ्ट और राइट झुकेंगे हम। अब कोशिश करना है कि राइट हैंड मैं अपने घुटनों के नीचे लेके जाऊं और बिना घुटना मोड़े। घुटनों के नीचे, घुटनों तक लेके जाना है, कम से कम घुटनों तक तो लेके ही जाना है। और स्ट्रेच करेंगे अपने मसल्स को। लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, स्लोली राइट, स्लोली करेंगे अब। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। नेक्स्ट आपको पैर रखने हैं बिल्कुल सीधे यहाँ पे ऐसे, और हाथ हम पीछे करेंगे, दोनों पूरे ऐसे सर्कल्स करेंगे ऐसे। अब मैं आपको लेफ्ट साइड से करके दिखाऊंगा। आपको हाथ पूरा घुमाना है ऐसे, हाथ ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे। सर्कल्स करेंगे हम ऊपर नीचे। बैक 1, 2, 3, 4 एंड 5। आगे की तरफ 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, अब वापस से अपने हाथों को ऐसे रखेंगे सीधा, और कल जैसे हमने मुट्ठी बंद करके करी थी, आज हम हाथ खोल के करेंगे। 1, 2, 3, 4। बाहर हाथों को ऐसे घुमाना है बाहर की तरफ जाते हुए, और अंदर की तरफ आते हुए हाथ जब हम अंदर लाएंगे तो हाथों को उल्टा घुमाना है आपको, लाइक 1, 2 and 3। अगेन 1,
2 एंड 3। वापस करेंगे इसको 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है मैंने कल भी बताया था आपको कि हमारे जो बॉडी के फ्लूइड्स रहते हैं सेटल्ड हो जाते हैं। हम सुबह उठ के जब ऐसे वार्म अप करते हैं तो उन फ्लूइड्स का सर्कुलेशन बढ़ जाता है बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी एक अच्छी तरीके से वापस से एक्टिव हो जाती है और जॉइंट्स को एक अच्छा लुब्रिकेशन मिल जाता है। तो वापस करेंगे, अब ऊपर और नीचे की तरफ करेंगे 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6। ओके डन। तो आज इतने दिन तक हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस करी है जिसमें आप लोग थके भी होंगे अगर आप लोगों ने मेरे साथ साथ फॉलो किया था। तो आज जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे वो होंगी रिलैक्स करने के लिए और 2-3 एक्सरसाइजेस मैं ऐसी करवाऊंगा आपको जिससे कि आप हमेशा एक्सरसाइजेस करने के बाद कोई भी एक्सरसाइज करिए उसके बाद आपको ये एक्सरसाइजेस करने से रिलैक्सेशन फील होगा और शांत दिमाग हो जाएगा आपका। तो शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज से और इसको मेरे साथ साथ अगर आप हो सके तो फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप के साथ गाइड करने वाला हूँ। तो हम पहले शुरू करेंगे इस पोजीशन से। आप आगे आ जाएं मैट के और कोशिश करिए कि आप अपने पैरों की उंगलियों को टच कर सके। अगर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, जिसकी हो रही है आप धीरे धीरे अपने फ्लोर को टच करने की कोशिश करिए और धीरे धीरे अपने बॉडी पे मूवमेंट करिए, लेफ्ट राइट, हो सके तो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। बस इसी पोजीशन पे थोड़ा थोड़ा मूव करना है, अपनी बॉडी को हल्का सा रिलैक्स करना है। और जिसका हाथ नहीं पहुंच रहा वो यहाँ पे अपना हाथ रख सकते हैं, अपने घुटनों के पीछे अपना हाथ रख सकते हैं और धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करिए। जिसका हाथ पूरा नीचे जा रहा है आप अगले स्टेप पे आते हैं, हाथ जाएगा पूरा नीचे और हम जाएंगे इस पोजीशन में। मैंने पहले भी कहा था कल, हो सके तो आपका पैर टिकाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो जितना हो सकता है उतना रखें। इस पोजीशन को होल्ड करते हुए ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। और यहीं से हम जाएंगे स्ट्रेट, डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट। वापस इसी पोजीशन पे और धीरे धीरे पैरों को पास लाते हुए सीधे खड़े होने की कोशिश करेंगे और वापस इसी पोजीशन पे, हो सके तो जमीन को टच करिए या घुटनों के पीछे हाथ ले जाइए। अपनी बॉडी को मूव करिए रिलैक्स करते हुए, हल्की हल्की लंबी गहरी सांसें लेंगे। एंड स्ट्रेट, सीधा हम खड़े हो जाएंगे और अब बिल्कुल सीधा खड़े होके अपनी बॉडी को स्ट्रेट, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, पैर साथ में जुड़े हुए और हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। कल हमने ताड़ासन किया था वैसे ही, और हाथों को ऐसे मोड़ेंगे। तो यहाँ से जाएंगे ऐसे और हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है, उंगलियों को पूरी तरह से। और इसी पोजीशन को होल्ड करते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाना है। तो यहाँ से अब आपको आपका लेफ्ट हैंड बैक पे रखना है, लोअर बैक पे, और टच करने की कोशिश करेंगे राइट हैंड को नीचे ज़मीन पे। और इस प्रोसीजर में जिन लोगों का हाथ नहीं पहुंच रहा उन लोगों के लिए भी घुटना मोड़ेंगे, लेकिन सिर्फ राइट वाला घुटना। लेफ्ट वाला घुटना स्ट्रेट रहेगा, राइट वाला घुटना मोड़ेगा और राइट हैंड जमीन में टच करने की कोशिश करते हुए मैं ऐसे मोड़ूंगा, पूरी बॉडी स्ट्रेट
और ऐसे बिल्कुल हल्के हल्के करना है, कोई भी जोर नहीं देना है बॉडी पे। हैप्पी मूड में डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, डीप ब्रीथ इन एंड स्ट्रेट। इसी पोजीशन को ऑपोजिट साइड में करने की कोशिश करेंगे। राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड जमीन पे और लेफ्ट लेग मुड़ने की कोशिश करेगा और मैं पूरा इस साइड मुड़ जाऊंगा। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट, एंड स्ट्रेट। रिलैक्स। आपको फील हो रहा होगा कि आपने जो घुटना स्ट्रेट रखा था, जो पैर स्ट्रेट रखा था, आपकी लेग्स की काफ मसल जो है, नीचे की मसल जो है बहुत खिंच रही होंगी। और इसको भी मैं कहूँगा आउट ऑफ द वे जाने की बिल्कुल कोई भी एक्सरसाइज करने की कोशिश मत करिए आप लोग, क्योंकि जितना हो सकता है उतना करिए। धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी को, अपने लेवल को बढ़ाइए। धीरे धीरे मसल्स को स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करते करते कोशिश करेंगे कि पूरे आपके जो उंगलियां हैं वो जमीन पे टच हो जाए। अगर नहीं होती तो जितनी होती है, कोई एजेड व्यक्ति है या फिर कोई मोटे लोग हैं तो आप लोगों के शायद हाथ पूरी तरीके से जमीन पे नहीं जाएंगे, तो आपसे जितना होता है आप उतना ही करिए। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपके लिए बहुत ही रिलैक्सेशन के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और अगर आपको लगता है कि आप दिन भर काम करके थक चुके हैं या फिर आपकी बॉडी में अलग अलग जगह दर्द हो रहा है, कहीं पे आपको लगता है कि रिलैक्स करने की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, हम जाके सो जाते हैं। तो उससे अच्छा आप इसको प्रैक्टिस करिए 2-3 मिनट। और इसको करने से पहले प्रिकॉशन बताऊंगा। जिन लोगों को भी घुटनों में प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है, आपके घुटनों में इंजरीज हैं या पैरों में इंजरीज है आप लोगों के, तो आप लोगों को इसको ट्राई नहीं करना है। और प्रेग्नेंट लेडीज भी इसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करें। करना कुछ भी नहीं है, आपको एक मैट पे ऐसे आना है और अपने घुटनों के बल बैठना है। पैर बिल्कुल सीधे, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट। और अब यहाँ से आपको अपना सिर जो है जमीन पे टच करना है, जैसे बच्चे करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। इसका नाम भी बाल आसन ही है। तो आपको आपका सिर जमीन पे टच करना है, एक्सहेल आउट करते हुए, सांस को बाहर छोड़ते हुए, लेकिन हाथ आपका रहेगा बिल्कुल पीछे। तो सांस लेंगे गहरी सी और सांस छोड़ते हुए हम जाएंगे नीचे। शुरू करते हैं 1 and 2। इस पोजीशन में बॉडी को बिल्कुल आपको फ्री छोड़ देना है और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेच भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ढीला। बॉडी अपने आप आपका एक पोस्चर ले लेती है। गर्दन आपको ऐसे नहीं करना, बिल्कुल सीधा आपको रखना है गर्दन। आप माथा अपना टिकाएंगे जमीन पे और हल्की हल्की ब्रीदिंग करेंगे। हल्की हल्की माइल्ड ब्रीदिंग के साथ अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं 2-3 मिनट, तो आपको फील होगा कि आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाएगी। इसी पोस्चर को मेंटेन रखें। और तो ये मैं बहुत यूज करता हूँ जब मुझे फील होता है कि मैं थक चुका हूँ। एक्सरसाइज के लिए अगर कहूँ तो ये तो बहुत सिंपल एक टूल है, टेक्निक है, जिससे कि आपकी बॉडी एक रिलैक्सेशन फील करती है। अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आपको बिल्कुल इस मैट पे ऐसे पैर सीधे करके हम लेट जाएंगे और घुटनों को मोड़ते हुए अपने पैर ऐसे इस पोजीशन में रखेंगे। बैक बिल्कुल स्ट्रेट और हाथ जो है आपके सीधे फ्लोर पे। हल्की हल्की सांसें लेंगे और अब बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट। इसको अब ब्रेथ को कंट्रोल करते हुए हम करेंगे।
सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर और सांस लेते हुए नीचे। एक्सहेल एंड इनहेल, एक्सहेल एंड इनहेल, एक्सहेल। अब आप चाहें तो इस पोजीशन को होल्ड भी करके रख सकते हो, और ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगा आप इसको ऐसे करें और बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, और सारे बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, कहीं पैरों को भी बिल्कुल ढीला, कोई भी टाइट मसल्स नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल ढीला। और हल्के हल्के अपनी सांसों को रेगुलेट करना है, बहुत हल्के से आपको लंबी लंबी गहरी सांसें लेनी है इसी पोजीशन में। हाथ पूरा ऐसे सामने, और अब धीरे धीरे बैठ जाएंगे। ओके, तो वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज टुडे। और अब मैं आपको बताऊंगा वो एक्सरसाइजेस जो हमने इन 3 दिनों में करी थी। पिछले 3 दिनों के अंदर हमने जो भी एक्सरसाइजेस करी थी उनमें से कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी थी जो आपको कम से कम रोज करनी चाहिए, और हो सके तो इन सभी एक्सरसाइजेस को, इन सभी आसन को रोज करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने बॉडी और माइंड को हेल्दी बना सकें। और जो हमने करा था उनमें से एक एक्सरसाइज थी भुजंगासन, जिसमें आपको पेट के बल लेट जाना है, पैर बिल्कुल सीधा, हाथ कंधों के लेवल पे, कंधों के बिल्कुल पास, ऐसे सीधा देखते हुए मुझे ज़मीन को पुश करते हुए सांस अंदर लेनी है और इस पोजीशन में आना है। सांस लेते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये जो एक्सरसाइज थी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, मैंने बताया था आपको, बैक पेन के लिए, बैक पेन को रिलीव करने के लिए बहुत एक परफेक्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट जो हमने एक और एक्सरसाइज करी थी वो थी प्लैंक। अगर कोई ऐसा है जिसको फैट लॉस करना है अपना, जिनके पेट में बहुत चर्बी है और आप लोगों के बॉडी में फैट्स जमे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है। आपको अपने एल्बो पे, अपने हाथ पे ऐसे खड़े हो जाना और अपनी बॉडी को इस पोजीशन में मेंटेन करना है। सांस बिल्कुल हल्के हल्के और गहरे आपको लेना है और सामने देखते हुए इस पोजीशन को आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतना अच्छा है। मैं उस दिन भी बता रहा था आपको, ना तो ऐसे करना है, आपकी बॉडी ज़्यादा ऊपर भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा नीचे भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक स्ट्रेट पोजीशन में। और ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको बेली फैट है तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। और एक एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज, आपके लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैं वापस साइड में होके करके आपको बताऊंगा। आपको पैर रखने हैं बिल्कुल सीधे एक अच्छी डिस्टेंस पे, जो कि आपको लगे कि आप अच्छे से खड़े हुए हैं, और आपको घुटनों से ऊपर वाला जो आपका बॉडी पार्ट्स हैं, आपको घुटनों से ऊपर वाला पोर्शन झुकाना है और इमेजिन करना है कि आप एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो हाथ बिल्कुल सामने और नीचे, इस पोजीशन को आपको मेंटेन करना है। मैं वापस बोलूँगा उस दिन की तरह, घुटने ना तो हो ज़्यादा आगे ना तो हो ज़्यादा पीछे, क्योंकि अगर ज़्यादा पीछे गए तो आप गिर जाएंगे। तो पैर सीधे सामने की तरफ, हाथ आगे और नीचे। हाथ आप चाहें तो सीधा भी रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, और इस पोजीशन को मेंटेन करके रखना है, ना तो ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर, बिल्कुल सीधे। इस पोजीशन को आप मेंटेन करके रखेंगे, आपको फील होगा कि आपकी जो थाइस है, जो लेग्स की ये सामने वाली मसल्स हैं, इन पे बहुत इफेक्ट लगता है, और वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत बढ़िया है। जिन लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल और ऐसी प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट जो हमें करना है वो है ताड़ासन, जो मैंने बताया था बहुत सिंपल है, बच्चों के लिए ग्रोथ स्टेज में बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है। हाथों को हम लॉक करेंगे ऐसे,
और ऊपर जाना है इसको ऐसे लेके। तो सांस अंदर भरते हुए अपने पैरों की एड़ियों को उठाएंगे और आगे ऐसे उंगलियों में खड़े होने की कोशिश करनी है आपको। तो इसको करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप ऊपर जाके नीचे आए और या फिर इस पोजीशन को मेंटेन करके रख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हम इसको करते हैं। आपको हाथ रखने हैं ऐसे और सांस लेते हुए हाथ पूरा ऊपर, इनहेल करेंगे एंड होल्ड। इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है हमको, सांस हल्के हल्के लेते हुए और नीचे बिल्कुल स्लोली करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपसे बैलेंस नहीं हो रहा, पहली बार आप कर रहे हैं, तो आपको बार बार करने की कोशिश करें। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको करने की कोशिश करते हैं। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, या तो आप हाथ ऐसे भी लेके आ सकते हैं एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। जब आप ये करेंगे तो आपके हाथ जब ऊपर जाएंगे तो कोशिश करिएगा आप अपने हाथ को पूरी तरह स्ट्रेच करें। अपने हाथ को ऐसे कोशिश करें कि आप धक्का दे रहे किसी चीज़ को, ताकि आपके हाथ और बॉडी, अपर बॉडी यहाँ से पूरी तरह से स्ट्रेच होनी चाहिए। ये एक परफेक्ट एक्सरसाइज है, वापस से बोलूँगा, उन बच्चों के लिए जिन लोगों को हाइट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जिनकी हाइट कम है या फिर ग्रोथ पूरी तरह से प्रॉपरली नहीं होती है। उन लोगों को ये कम से कम 2 मिनट 3 मिनट ऐसे करके अपनी टाइम लिमिट को बढ़ाते हुए इस एक्सरसाइज को करना चाहिए, या फिर काउंटिंग करते हुए, जैसे 1 फिर 2 देन अगेन नीचे आके फिर 3, ऐसे आप काउंटिंग कर करके 10 बार 15 बार करें। बार बार इसको रोज रोज करें, ताकि देखिए एक्सरसाइज कभी भी आप करेंगे 1 दिन करने से या 2 दिन करने से आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। आप करेंगे फिर या तो आप थक जाएंगे और फिर हार मान के बैठेंगे और आपको लगेगा कि इससे कुछ भी नहीं होता। बल्कि ये वो चीज़ें हैं जिनको आप अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो ये आप सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं, आपकी माइंड के लिए भी बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइजेस होती हैं और बहुत ही एक अच्छी टेक्निक्स होती हैं हमारे अपने आप को एनहांस करने के लिए। तो इन 4 दिनों में हमने अच्छी सी बेसिक्स एक्सरसाइजेस देखी, बेसिक योगा के पोस्चर्स सीखे, और मैं चाहूँगा आप इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करिए। देखिए कोई भी एक्सरसाइज आप कभी भी करते हैं, कुछ लोगों के अंदर आगे होके अंदर से आता है कि हम लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहिए। और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 2 दिन 4 दिन करके अपने आप से हार मान के बैठ जाते हैं कि नहीं, या तो हम लोग सुबह रोज नहीं उठ सकते समय पे, या फिर हम कर करके हमारी बॉडी थक जाती है तो हम में इतनी हिम्मत नहीं होती कि अगले दिन फिर से उतनी ही इंटेंसिटी से वापस करें। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे भी हम कोई भी चीज़ करते हैं लाइफ के अंदर, तो उसमें एक लेवल बढ़ाना रहता है। अगर हम लेवल बढ़ाएंगे नहीं तो हम उसी इंटेंसिटी पे करेंगे और बोर हो जाएंगे, और अगर हम बोर हो गए तो वापस अगले दिन उसको करने का कोई सेंस नहीं मिलेगा। और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि आप खुद सोचिए अभी हम जिस सिचुएशन में हैं, हम लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक बीमारी हमारे सामने आके खड़ी हुई है जिसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है, हमारे डॉक्टर्स के पास नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ये कि हम अपना ध्यान रख सकें, हम अपने आप को बचा सकें इन सिचुएशन से। और मेरे हिसाब से इम्यूनिटी बढ़ाने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन मुझे अभी नहीं दिखता है। इम्यूनिटी बढ़ाने की बात अगर मैं करूँ तो मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ एक्सरसाइजें नहीं, आपके खाने पे भी बहुत आपकी इम्यूनिटी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप फूड अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ नहीं लेंगे, प्रॉपर मिनरल्स आपके बॉडी में नहीं जाएंगे, प्रॉपर विटामिन्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब अगर प्रॉपर बैलेंस्ड फॉर्म में अगर आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे तो आपकी बॉडी उस लेवल पे काम नहीं कर पाएगी जिस लेवल पे उसको काम करना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर किसी भी गाड़ी को, किसी भी व्हीकल को अगर मैं सही टाइम पे सर्विस नहीं कराता तो वो गाड़ी अपनी एफिशिएंसी देना बंद कर देती है। ऐसे ही हमारी बॉडी भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है। अगर हमारा खाना सही नहीं होगा, हमारा डाइट सही नहीं होगा, हमारा दिन भर का दिनचर्या अगर हमारी सही नहीं होगी, तो उससे ना सिर्फ हमें बॉडी में इश्यूज होते हैं, हमारी इम्यूनिटी भी कम होती है। मैंने जैसे पहले भी कहा था, आपकी एक एज ग्रुप के बाद, लाइक 40 की उम्र के बाद आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से चेंज हो जाता है।
ऐसे ही हर एज ग्रुप के साथ अलग अलग प्रोसेसेस हमारी बॉडी के साथ चलती रहती हैं, जिनका हम ध्यान भी नहीं देते दिनचर्या में। होता यह है कि एक एज होने के बाद हम लोग ऐसी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं जो कि हमें भी नहीं पता कि हमने कब उनको आमंत्रण दे दिया हमारी बॉडी में आने से। जैसे सीनियर सिटीजन्स जो है, मैंने देखा है मेजरली कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, शुगर ऐसी बीमारियों से बहुत परेशान हो रहते हैं। हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं उन लोगों को जिन लोगों को लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, उन लोगों को कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जस्ट बिकॉज उनका खाना सही नहीं था। खाने के बारे में मैं इतना कहूँगा कि बच्चे जो हैं, मुझे पता है फास्ट फूड बोल लो या फिर जंक फूड बोल लो या ऐसे फूड्स जो कि मुंह को टेस्टी बहुत लगते हैं अपने आप को, वो फूड खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार वो फूड आपके बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। अगर आप ऐसा कुछ फूड खाते हैं, ऐसा कुछ खाना खाते हैं जिससे आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते हों, प्रॉपर मिनरल्स नहीं जाते हों, तो उस फूड का कोई भी काम नहीं है। सिर्फ आप अगर टेस्ट के लिए खाना खाते हैं या फिर कुछ भी खाते हैं तो वो आपके लिए ना सिर्फ नुकसानदायक है, वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी डाउन कर देगा, क्योंकि जितना बॉडी को उससे एनर्जी मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा एनर्जी उस बॉडी ने खर्च कर दिया उसको पचाने में या उसको डाइजेस्ट करने में, जिससे कि हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी इतने अच्छे नहीं मिल पाए। तो मैं कहूँगा खाने के बारे में हम सब समझदार हैं, हमको सबको पता है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। मैं एक और चीज़ प्रॉब्लम जो देखता हूँ वो है ये कि छोटे बच्चे जो 15 साल के 16 साल के हैं वो ओवरवेट होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनका वजन होता है। और उसका रीज़न ये है कि या तो उनके माता पिता उनको सही तरीके से गाइड नहीं करते हैं कि खाने में क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, कितना खाना ज़रूरी है, कब खाना ज़रूरी है, ये सब हम समझदार हैं और हम सब जानते हैं। लेकिन अगर आप खुद इतना ध्यान रखें कि आपका पेट कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा ना भरे, हमेशा इतना ध्यान रखिए खाना सिर्फ इतना खाना चाहिए कि आपके पेट में थोड़ी सी जगह हो। पेट भर के हमें कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, इतना पेट कभी ना भरें कि आपको सांस लेने में भी तकलीफ आ जाए। तो हमेशा पेट में कुछ थोड़ी सी एक स्पेस छोड़ के खाना खाइए और पानी प्रॉपर अमाउंट में पीजिए। पानी कभी भी खाना खाने के जस्ट बाद नहीं, कम से कम आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए। और पानी भी पेट भर के नहीं, बिल्कुल 1 गिलास पानी या 1.5 गिलास पानी, ज़रूरत से ज़्यादा पानी एक बार में आपको नहीं पीना चाहिए। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो हम जनरली जानते हैं पर हम इग्नोर कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, जो कि आगे जाके हमारे लिए ही बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती हैं। तो अब जो अगला पार्ट आता है आपका मेडिटेशन आता है। मैं चाहूँगा आप मैं वापस जाते जाते यही कहूँगा, आज अपना आखिरी दिन था। इतने दिनों तक मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे फॉलो किया होगा, ये जो भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई है इनको कॉपी करा होगा, इनको फॉलो करा होगा और इनको आगे भी प्रैक्टिस करते रहिए। कम से कम आधा घंटा 15 मिनट अपने लिए, खुद के लिए, बॉडी के लिए निकालिए और आगे मेडिटेशन सेशन को फॉलो कीजिए। थैंक यू। अब हम आ चुके हैं अपने आज के सेशन के सेकंड पार्ट में, जो कि है मेडिटेशन। और मेडिटेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैठना पड़ेगा आलती पालती मार के, एक कंफर्टेबल पोस्चर में। आपके आसपास कोई डिस्टरबेंस नहीं हो और आपके आसपास कोई भी साउंड्स, ज़्यादा शोर नहीं आ रहा हो, और बैक बिल्कुल स्ट्रेट करके आपको अपने कंधे और बॉडी पूरी रिलैक्स स्टेट में आपको रखनी है। और आज जो हम करेंगे वो है भ्रामरी प्राणायाम, जो हमने फर्स्ट डे किया था। हमने हाथ ऐसे रख के हमने एक साउंड निकाल के एक मेडिटेशन किया था, वैसा ही हम कुछ करने वाले हैं आज। तो हाथ आपके अंगूठे जो है, अंगूठों से आपको अपने कान का छोटा वाला पार्ट जो है उसको बंद कर देना, ताकि बाहर का कोई साउंड आपको नहीं आए। और 4 फिंगर से, उंगलियों से आपको अपने आईब्रोज को कवर करना है और बाकी बची 3 उंगलियों से आपको अपने फेस को भी कवर कर देना है। तो इसको शुरू करेंगे। फर्स्ट आपको कान बंद करने हैं, सेकंड आईब्रोज को कवर करना है, थर्ड आपका फेस कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग एंड स्लो, बिल्कुल गहरी सांसें और स्लोली। और जब हम एक्सहेल करेंगे, सांस जब बाहर निकाल रहे होंगे, तब हम अपने मुंह से एक साउंड निकालेंगे मुंह बंद करके, और इसको करने की कोशिश करेंगे।
ओके, तो बहुत आपको एक रिलैक्स स्टेट में लाने वाली एक मेडिटेशन टाइप प्राणायाम है। ये प्राणायाम का ही एक पार्ट है जो आपको आपके माइंड को बहुत रिलैक्स कर देगा और आपके थॉट्स को बिल्कुल क्लियर कर देगा। जिन लोगों को भी स्ट्रेस और एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, जिनको घबराहट होती है, उन लोगों के लिए बहुत ही एक इफेक्टिव टूल है ये, और आपको ये रोज करना चाहिए। इसको प्रैक्टिस करने के लिए 3 मिनट से लेकर 5 मिनट, या फिर आप 5 मिनट के बाद और बढ़ाइए 10 मिनट, 5 से 10 कीजिए, 10 से 15 मिनट कीजिए, और इसको रोज प्रैक्टिस करिए। तो पहला, बच्चों के लिए जिन लोगों को कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, मैं रोज बताते आ रहा हूँ, मेडिटेशन बच्चों के लिए कंसंट्रेशन इंप्रूव करने का एक बहुत ही अच्छा टूल है, और बड़ों के लिए भी स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीज करने के लिए एक परफेक्ट टूल है। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मोटिवेशनल सेशन के 4th डे में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में आया हूं, और एक ऐसा टॉपिक जिसका संबंध छोटे से लेकर बड़े तक सब लोगों के बीच में है। इस संस्कार शिविर का एक्चुअल मीनिंग हम इस टॉपिक के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों भारत के अंदर इस संस्कार जैसे वर्ड का बड़े ही आसानी से और बहुतायत में यूज किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत का एक पुराना प्राचीन इतिहास है, और एक ऐसा इतिहास है जिसपे पूरे विश्व को गर्व है। पर पिछला एक बड़ा लंबा समय रहा जब हमारे इस इतिहास के साथ बहुत प्रकार की छेड़छाड़ हुई, और कहीं ना कहीं हमें ये फील कराया गया कि हम विश्व में सबसे पिछड़े हुए। और आज का हमारा टॉपिक उसी विषय पर है, प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। बच्चों, आपको बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आप सबको भी भारतीय होने पर गर्व क्यों है। मैं अगर प्राचीन समय से बात करूं और एक छोटे से एग्जाम्पल से बात करता हूं कि हम लोगों ने कई बार सुना है कि मैथ्स के जितने इक्वेशंस हैं या मैथ्स के जितने एक्सपेरिमेंट है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं वर्ल्ड के साइंटिस्ट के नाम आप लोगों को सुनने को मिलते हैं। पर आपको एक एक्चुअल फैक्ट आज जानकर आश्चर्य होगा, हमारे ही यहाँ के साइंटिस्ट जिन्हें हम आर्यभट्ट के नाम से जानते हैं, उन्होंने जीरो का आविष्कार किया, और उनके जीरो के इन्वेंशन के साथ ही आज पूरे विश्व में जितनी मैथ्स की कैलकुलेशन आप देखते हैं, ये वहां से शुरू होती है। जब सिंपल मैथ्स की बात आती है कि कई बार बच्चों को फील होता है कि हमें मैथ्स पढ़ने में बहुत प्रकार के इश्यू आ रहे हैं, कई प्रकार की कॉम्प्लिकेसी आती है। इन सारी कॉम्प्लिकेसी के सोल्यूशन के लिए भी मैथ्स में वैदिक गणित की स्टार्ट, वैदिक मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग कहीं हुई है तो भारत में हुई है। मैथ्स में ही हमारे एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है रामानुजाचार्य। आपकी मैथ्स की इक्वेशन इतनी सिंप्लीफाई थी कि उस इक्वेशन का यूज कर नासा ने भी कई बार ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अपने को आगे बढ़ाया है, जिसका सारा का सारा क्रेडिट केवल और केवल भारत को जाता है, और हम लोगों को कहा जाता है कि हम बहुत पिछड़े हुए। अगर हम साइंस की बात करें, साइंस के अंदर भी जब सबसे बात आई कि कौन बड़े आसानी से सैटेलाइट्स को भेज सकता है अंतरिक्ष में, तो भारत ने कर दिखाया। सबसे कम रेट में कौन भेज सकता है, तो भारत ने कर दिखाया। और सबसे ज्यादा सक्सेस पैरामीटर को कौन यूज कर सकता है, तो भारत ने कर दिखाया। हम बात करें न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट की, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के लिए पूरा विश्व हमारे खिलाफ खड़ा था। वो नहीं चाहते थे कि भारत आगे बढ़े, पर वो भी भारत ने कर दिखाया। हम साइंस में कभी पीछे नहीं थे। भारत के मैक्सिमम साइंटिस्ट आज वर्ल्ड की अलग अलग साइंस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर जितना साइंस आज है वो कहीं ना कहीं भारत की देन है। आप देखिए पूरे वर्ल्ड में ड्यूरिंग कोविड-19 भी हम डॉक्टर्स की बात करें तो सारे डॉक्टर्स की डिमांड जो है वो भारतीय डॉक्टर की डिमांड है। अमेरिका चाहता है भारत के और डॉक्टर्स मिले, यूके चाहता है भारत के और डॉक्टर्स मिले, इंडिया के अलावा भी भारत के और बहुत सारे क्षेत्र है, वहां पर हमारी डिमांड लगातार बनी हुई रहती है। हम आगे चले, हम बात करें कि मैं बहुत पुराने समय में आपको आज लेके जाता हूं। आप सबने रामायण काल का नाम, महाभारत काल का नाम सुना होगा। आप जब अपनी बुक्स पढ़ते हैं तो आप देखते हैं बुक्स में आपको एक कंटेंट मिलता है कि पेपर का जो आविष्कार है, इन्वेंशन है, वो चाइना ने किया है, वो जापान ने किया है। पर आप इमेजिन कीजिए, आपने नाम सुना होगा रामायण काल और महाभारत काल में वेद व्यास का, महर्षि वाल्मीकि का, जिन्होंने रामायण महाभारत को बड़े लंबे काव्यखंड लिख डाले। और ये लंबे लंबे काव्यखंड उस समय भी पेपर का इन्वेंशन था। इसका प्रमाण है
कि उन्होंने इतने बड़े बड़े काव्यखंड उस पेपर पर लिख डाले। एक नाम आता था राम सेतु का। कई बार कहा जाता है कि भारत का आर्किटेक्चर सिस्टम अच्छा नहीं है। हमने क्या बनाया? जो बनाया किसी न किसी ने हमारे देश में आके बनाया और हम लोग उसी का आनंद ले रहे हैं। पर जब आप भारत के आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो आपको गर्व होगा कि अब नासा कहता है कि राम सेतु जो बना हुआ है, जो कि श्रीलंका को भारत से जोड़ता है, उसका इतिहास बहुत प्राचीन है। और जब उसकी कैलकुलेशन की जाती है तो इतिहास उसी समय का निकलता है जब रामायण के समय में भगवान राम भारत से श्रीलंका की ओर जाते हैं, या हम कहें कि भारत से लंका की ओर कूच करते हैं और माता सीता को वहां से लेकर आते हैं। तो ये हमारे ही आर्किटेक्चर का एक प्रमाण है कि हम लोगों ने समुद्र पर पुल बना दिया और ऐसे समय में जब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो ये भारत के कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर से पॉसिबल हुआ। आप कई प्रकार के हमारे मंदिर, पुराने बिल्डिंग्स को देख सकते हैं, जिसका काम जब हम देखने जाते हैं या जिस प्रकार का आर्किटेक्चर का वहां सिस्टम हुआ है, लोग अपनी दांतों तले उंगली चबा लेते हैं। आपको गर्व होगा बच्चों जानकर कि फेमस हमारे जो मंदिर से, फेमस हमारी पुराने महल से, बिल्डिंग से इतने अच्छे तरीके से आर्किटेक्चर ने बनाई है, ऐसा विश्व में कहीं काम नहीं हुआ। आपको एक और बात को जानकर गर्व होगा, अक्सर हमें बताया गया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी। पर एक्चुअल फैक्ट अगर आप हिस्ट्री में कभी जाएंगे तो आप देखेंगे वास्को डी गामा तो एक वो यात्री था जो भारत नहीं आना चाहता था। वह विश्व यात्रा पे निकला था और भटकते भटकते एक जगह पहुंच गया जिसके बारे में उसको ज्यादा जानकारी नहीं थी। और जब वो यहाँ आकर देखता है और जब भारत की धरती पर उतरता है, यहाँ के लोगों को देखता है, यहाँ का कल्चर देखता है, यहाँ के लोगों के पास की वेल्थ देखता है, पैसा देखता है, तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि विश्व का एक ऐसा देश जिसकी इतनी पुरानी संस्कृति है, लोगों का नेचर इतना अच्छा है, लोग कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, अच्छा पैसा है। अच्छा पैसा का प्रमाण क्या है कि उस जमाने में जो ट्रांजेक्शन हुआ करता था, लेन देन हुआ करता था, उस समय के जो कॉइन्स थे वो सब गोल्ड के थे। आज हम जो कॉइन्स का यूज कर रहे हैं आप सब जानते हैं, वो एक मेटल या एलो है जो सामान्यतः आयरन से मिला हुआ है, या और बहुत सारे ऐसे कंटेंट जो बहुत चीप क्वालिटी के हैं या जिनकी बहुत मिनिमम रेट है। पर हमारे यहाँ पर एक ऐसा समय भी था जब वास्को डी गामा भारत आते हैं, और वास्को डी गामा के भी बहुत पहले हमारे यहाँ पर जो सारा ट्रांजेक्शन था वो गोल्ड और सिल्वर में होता था। सामान्य कोइन का भी जो यूज किया जाता था उसको बनाने के लिए गोल्ड का यूज किया जाता था। तो आप सोचो, इमेजिन करो कि कितना संपन्न हमारा देश रहा होगा। हम एजुकेशन की बात करें, हमने कई बार पढ़ा है और ये फैक्ट भी है, एक लंबा समय ऐसा रहा कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया गया, रूइन कर दिया गया। पर यह हमेशा ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय रहे, हमारे यहाँ तक्षशिला रहे, ऐसे यूनिवर्सिटी जहाँ पर फॉरेन का बच्चा बड़े ही मन से कई बार पढ़ने के लिए आया करता था। और ना केवल पढ़ने आया करता था, उसकी इच्छा हुआ करती थी कि किसी ना किसी प्रकार से मुझे भारत की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, और यहाँ से वो नॉलेज गेन कर फॉरेन जाया करता था। हम लोग अध्यात्म की बात करें, आप सबने कई बार सुना होगा कि हमारे यहाँ का आध्यात्मिक सिस्टम बड़ा एक अलग सिस्टम का है, जिसे हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं उसको शांति मिलती है, इंस्पिरेशनल मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम, आपने चाहे स्टीव जॉब्स का नाम सुना हो जिसने आईफोन की कंपनी का मालिक है, आप व्हाट्सएप की कंपनी के मालिक के नाम की बात कर सकते हैं। ये सारे लोग अपनी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जब ये बड़े परेशान थे, हैरान थे, ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहते थे और इनको इस प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही थी, ऐसे समय में ये भारत आते हैं, भारत के अंदर आध्यात्म का ज्ञान लेते हैं, मानसिक रूप से इन्हें शांति मिलती है, नए आइडिया, नए इन्वेंशन इनके दिमाग में जन्म लेते हैं, और ये विश्व में एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जिसका पूरे विश्व पर कहीं ना कहीं कब्जा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने भारत में आकर नॉलेज ली है, भारत में आकर अध्यात्म का ज्ञान लिया है, और कहीं ना कहीं जीवन के अंदर पीस प्राप्त करिए, शांति प्राप्त करिए। तो बच्चों, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आज हम योगा डे के दिन आपके बीच में बात कर रहे हैं। ये वर्ल्ड योगा डे पूरा विश्व मना रहा है, और ये योगा भारत का ओरिजिन है, भारत से इसकी शुरुआत हुई है। क्यों पूरा विश्व मना रहा है? क्योंकि एक ऐसी प्रैक्टिस, एक ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से हमारे शरीर को फिट रखा जा सकता है, बड़ी आसानी से हम मेंटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हमारा कर सकते हैं, वो योगा डे आज पूरा विश्व मना रहा है। ऐसे अनेक सेक्टर की अंदर हम बात करें तो हमारा एक बड़ा इतिहास है, और इस इतिहास के माध्यम से हमने बहुत कुछ कर दिखाया है। इस कोविड-19 को देख लीजिए आप, इस कोविड-19 के दौरान भी अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग प्रकार की रिसर्च हुई, पर एक रिसर्च आगे निकल के आती है कि भारत के अंदर जो मसालों का घर में उपयोग किया जाता है, लाइक टर्मरिक, हल्दी की हम बात करें, काली मिर्च की हम बात करें, तुलसी की हम बात करें, ये सारे वो सिस्टम है जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और भारत का ये अपना सिस्टम अपने आप में मॉडर्न सिस्टम से भी बहुत आगे। तो हर जगह भारत ने अपने कहीं ना कहीं इतने प्रकार के एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं जिससे पूरे विश्व को गर्व होता है।
लेकिन भारत की ये परंपरा रही है कि भारत ने कभी क्रेडिट नहीं लिया। भारत ने हमेशा विश्व को देने के बारे में अपना मन बनाया, विश्व से लेने के बारे में मन नहीं बनाया। इसलिए भी कई बार हमें इतिहास में ऐसा पढ़ने को मिलता है कि भारत इस क्षेत्र में पीछे रहा। पर हम सबके लिए गर्व का विषय है, हमारे लिए जानने का विषय भी है, और इस विषय के माध्यम से मैं आज ये बताना भी चाहता हूँ कि हम हर सेक्टर में अव्वल रहे। हम लोगों ने विश्व और समाज को सदैव देने का प्रयास किया है। एक एग्जाम्पल और मुझे याद आता है, हनुमान जी के समय हम कई बार पूरा विश्व परेशान रहा, हमारी धरती से चांद की दूरी कितनी है, धरती से सूरज की दूरी कितनी है, और बड़े लंबे समय की एक कैलकुलेशन के बाद अब साइंस एक कैलकुलेशन निकाल पाया कि लगभग 152 मिलियन दूरी पर धरती से सूरज स्थित है। और ये कैलकुलेशन जब हमारे इथिक्स से उठाई गई, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों से उठाई गई, तो सेम निकली। आपने सबने सुना है कि हनुमान चालीसा में एक आता भी है कि युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताई मधुर फल जानू। हनुमान जी को जब बड़ी भूख लगी और उनको आसपास कुछ नहीं मिला तो उनका बड़ा मन हुआ कि मुझे कुछ खाना है और भूख मुझसे सहन नहीं हो रही है। सबको पता है हनुमान जी का बचपन कैसा था, वो अधिकाधिक खाने में रुचि रखते थे, और ऐसे समय में उन्हें जब आसमान में सूरज दिखा तो उनकी इच्छा हुई क्यों ना ये बड़ा सुंदर सा फल दिख रहा है, क्यों ना इसको खाकर ही मैं अपनी भूख मिटाऊं। पर इससे दूरी कितनी होगी और ये कैलकुलेशन क्या होगी, मुझे कितना दूर तक जाना है, उसके लिए उस समय लिखा गया कि युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताई मधुर फल जानू। तो उस दूरी का कैलकुलेशन किया गया और वो दूरी अब जो नासा ने निकाली है उसके सेम निकल के आई। तो आप सोचिए कि हमारे पास कैलकुलेशन का क्या पैरामीटर था कि हम इतनी पुरानी कैलकुलेशन भी बड़ी आसानी से कर लेते। हम अगर ग्रहण की बात करें, आज के दिन ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण। लगभग भारत के अंदर सवेरे 9 बजे से 3 बजे तक इसका प्रभाव भी रहेगा। मेरा आप सभी से निवेदन भी है कि इस ग्रहण के समय में आप सभी लोग अपने सामान्य आँखों से सूरज को ना देखें, क्योंकि इसका अच्छा इफेक्ट हमारी आंखों पर नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी विकिरणें हैं, बहुत सारी ऐसी रेज है जो हमारी आंखों को डैमेज कर सकती है। और इस प्रकार की ग्रहण की कैलकुलेशन भी आज भी हमारे ज्योतिषाचार्य बड़े लंबे समय पहले ही बता देते हैं। इतनी सॉलिड प्रकार की कैलकुलेशन हमारे भारत में थी। हमारे भारत की ही परंपरा है जिसमें हम वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानना। आप सबने देखा होगा इस संस्कार शिविर के माध्यम से भी, और संस्कार शिविर के सिवा भी आप घर में देखते होंगे आपके माता पिता आपको कई बार गाइड करते हैं, बेटा ये हमारे अंकल हैं, ये हमारे आंटी हैं, ये हमसे बड़े हैं, ये हमसे छोटे हैं, हमसे इनसे ऐसे कम्युनिकेट करना चाहिए, हमें एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, एक दूसरे की भावना की कदर करनी चाहिए। इस प्रकार की सारी भावना भारत में प्राचीन समय से ही है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, सबकी सेवा करने की हमारी इच्छा रहती है, सबकी हम मदद करते हैं, और साथ साथ ही इस पूरे विश्व के कल्याण की हमारी सदैव भावना रहती है। तो ऐसे अनेक प्रकार के सिस्टम है जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। और आज मैंने आपको ये सारे एग्जाम्पल्स देने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि हम ना कभी साइंस में पीछे थे, ना हम कभी मैथ्स में पीछे थे, ना हमारा कभी सोशल स्ट्रक्चर पीछे था, ना हमारा कभी कल्चर पीछे रहा है, ना हमारा कभी आर्किटेक्चर पीछे रहा है, ना हम वेल्थ में पीछे थे। हम हर क्षेत्र में आगे थे, पर हमारी एक सहिष्णुता, हमारा कहते हैं बड़ा मन, जिसमें हमने कभी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करी और लोगों को केवल और केवल मदद करने का प्रयास किया है। उसी मदद के प्रयास में हमें कई बार कई प्रकार के दुष्प्रभाव भी झेलने पड़े, नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने पड़े, और हम लोगों ने कई प्रकार की परेशानियां भी हमारे जीवन में देखी है। पर फिर भी ये भारत की जीवटता ही है, आप लोगों के मेहनत का परिणाम है कि हम लोग हर बार आगे बढ़े हैं और हर वो कर दिखाया है जो विश्व में लोगों ने दूसरों से करने की एक्सपेक्ट रखी। आज का ये शिविर आज मेरी सी बात से ख़त्म होता है, पर मैं साथ साथ ही आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि किस प्रकार का आपको ये शिविर लगा। योगा और मेडिटेशन आप शिविर के बाद भी कंटिन्यूएशन में फॉलो करें। हमारे भारत का एक बड़ा प्राचीन इतिहास है, इसको अच्छे से पढ़ें, अपने संस्कारों का ध्यान रखें। और इस शिविर में आपको जो जो अच्छा लगा हम कोशिश करेंगे एक फीडबैक फॉर्म के माध्यम से आप सबकी राय जानेंगे। इस शिविर के उपरांत आप सबको एक फीडबैक फॉर्म भेजा जाएगा जिसके माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं और भविष्य में किस प्रकार के कार्यक्रम और आप चाहते हैं जिससे आप अपना फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर सकें, उन सब की भी राय और सुझाव आप हमको भेज सकते हैं। पुनः इस 4 दिन के शिविर में आप सभी ने भाग लिया, उसके लिए मैं विवेकानंद फैमिली की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।